Hello student, welcome to online classes of Career Academy Senior Secondary School भिनमाल। लास्ट क्लास में हमने रेस्पिरेटरी ऑर्गन लंग्स के बारे में, उसके बाद हमने रेस्पिरेशन की जो मैकेनिज्म है उसके बारे में स्टडी किया। इस वीडियो में हम रेस्पिरेटरी वॉल्यूम, उसके बाद रेस्पिरेटरी कैपेसिटी, आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन और रेस्पिरेशन से रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। फर्स्ट बात करें रेस्पिरेटरी वॉल्यूम की। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम का मीनिंग है कि जो हम रेस्पिरेशन में डिफरेंट एयर का जो वॉल्यूम यूज करते हैं उनको अलग अलग तरीके से डिफ़ाइन किया गया है। फर्स्ट जैसे हम देखें तो टाइडल वॉल्यूम दिया हुआ है। ये क्या होता है, जब हम नॉर्मल ब्रीदिंग कर रहे होते हैं, नॉर्मल रेस्टिंग स्टेज में जब हम बैठे हुए होते हैं उस टाइम पर एक बार में जो नॉर्मल इंस्पायरेशन किया, ठीक है, नॉर्मल जो एयर को अंदर लिया, या फिर नॉर्मल एक्सपायरेशन के ड्यूरिंग, नॉर्मल इंस्पायरेशन में जो एयर का वॉल्यूम हमने इंटेक किया है वो कहो, या फिर नॉर्मल एक्सपायरेशन में जो एयर का वॉल्यूम हमने रिलीज़ किया उसी को कहा जाता है टाइडल वॉल्यूम, और इसका जो अमाउंट होता है वो 500 ml होता है। नेक्स्ट होता है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये क्या होता है कि नॉर्मल इंस्पायरेशन कर दिया हमने तो टाइडल वॉल्यूम को इंटेक कर लिया, उसके बाद हम मैक्सिमम कितनी एयर को इंटेक कर सकते हैं फोर्सफुली, वो होता है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। मीन्स टाइडल वॉल्यूम के अलावा हम मैक्सिमम और कितनी एयर को हम इंटेक कर सकते हैं उसी को कहा जाता है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और इसका जो वॉल्यूम होता है वो होता है 2500 टू 3000 ml। नेक्स्ट दिया हुआ है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये क्या होता है कि नॉर्मल एक्सपायरेशन कर दिया, मीन्स टीवी टाइडल वॉल्यूम को हमने रिलीज़ कर दिया, उसके बाद फोर्सफुली हम और कितनी मैक्सिमम एयर को रिलीज़ कर सकते हैं वो होता है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और इसका जो वॉल्यूम अमाउंट होता है वो 1000 टू 1100 ml होता है। नेक्स्ट बात करें तो दिया हुआ है रेजिडुअल वॉल्यूम। ये क्या होता है, एयर का वह वॉल्यूम जो कि फोर्सफुली एक्सपायरेशन के बाद भी लंग्स में बचा हुआ रहता है। मीन्स हमने फोर्सफुली एक्सपायरेशन कर दिया, मतलब मैक्सिमम एयर जो रिलीज़ हम कर सकते थे वो कर लिया, उसके बाद भी लंग्स में जो बची हुई एयर है वो होता है रेजिडुअल वॉल्यूम। कहने का मतलब ये है कि यह एक लिविंग पर्सन के लंग्स में ये हमेशा इतनी एयर जो है वो हमेशा ही बनी रहती है, इसको बाहर नहीं निकाल सकते। ये होती है 1200 ml। नेक्स्ट बात करें रेस्पिरेटरी कैपेसिटी की। फर्स्ट दिया हुआ है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, मीन्स एयर का टोटल वॉल्यूम जिसको हम इंस्पायर कर सकते हैं उसका देखें तो पहले तो नॉर्मल इंस्पायरेशन में टीवी यूज़ करते हैं, और फोर्सफुली इंस्पायरेशन करेंगे तो आईआरवी, इन दोनों को मिला करके हम इंस्पायरेटरी कैपेसिटी कह सकते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है एक्सपायरेटरी कैपेसिटी ईसी। ये क्या होता है, टोटल अमाउंट ऑफ एयर जिसको हम एक्सेल बोले तो रिलीज़ कर सकते हैं या एक्सपायरेशन में यूज़ करते हैं। नॉर्मल एक्सपायरेशन करेंगे तो टीवी है, और उसके बाद अगर फोर्सफुली एक्सपायरेशन करेंगे तो ईआरवी है। इन दोनों को मिला करके हम एक्सपायरेटरी कैपेसिटी कह सकते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी क्या होता है कि जो बायोलॉजिकल ब्रीदिंग प्रोसेस होता है, मीन्स हम जो रेस्पिरेशन करते हैं, नॉर्मल हो फोर्सफुली हो, उसमें हम कौन कौन से वॉल्यूम कितनी एयर का यूज़ करते हैं वो होता है वाइटल कैपेसिटी। बायोलॉजिकल रेस्पिरेशन में जिन जिन एयर का यूज़ किया जाता है वो होती है वाइटल कैपेसिटी। इसमें एक तो टीवी आएगा, आईआरवी है और ईआरवी, ठीक है ना। तो इनका हम यूज़ करते हैं ब्रीदिंग में नॉर्मल बायोलॉजिकल प्रोसेस में, तो इसलिए इसको वाइटल, इन तीनों को मिला करके वाइटल कैपेसिटी कहते हैं। नेक्स्ट होता है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी एफआरसी। ये क्या होता है कि जब हम नॉर्मल ब्रीदिंग कर रहे होते हैं, नॉर्मल रेस्टिंग स्टेज में एक्सपायरेशन करेंगे या इंस्पायरेशन करेंगे तो केवल टीवी ही यूज़ करेंगे, तो उस टाइम पर अपने लंग्स में कितनी एयर जो है वो बची हुई है जो कि यूज़ नहीं हो रही है वो होती है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। और हमें पता है कि नॉर्मल इंस्पायरेशन करेंगे तो जो फोर्सफुली हम बाहर निकाल रहे थे एयर को वो नहीं निकाली, तो वो भी अंदर रहेंगे, मीन्स ईआरवी तो बॉडी के अंदर है, और उसके बाद आरवी तो जो कि हमेशा बॉडी जो लंग्स के अंदर रहती है। तो ये दोनों जो वॉल्यूम है ये नॉर्मल ब्रीदिंग के ड्यूरिंग लंग्स में ही रहते हैं, इसलिए इनको फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी कहते हैं। नेक्स्ट होता है टोटल लंग कैपेसिटी, जो कि लंग्स के अंदर हम एक साथ एक बार में कितनी मैक्सिमम एयर को फिल कर सकते हैं। देखो आरवी जो कि हमेशा अपने लंग के अंदर रहती है, अगर नॉर्मल ब्रीदिंग कर रहे हैं, मतलब फोर्सफुली एक्सपायरेशन नहीं किया है, तो ईआरवी भी लंग्स के अंदर होगी। अब फोर्सफुली एक्सहेलेशन नहीं किया है, अब हम क्या करेंगे कि नॉर्मल इंस्पायरेशन कर लिया,
तो टीवी अपने लंग में एंटर कर जाएगी, और उसके बाद फोर्सफुली इंस्पायरेशन कर दिया तो आईआरवी भी लंग में एंटर कर जाएगी। मीन्स एक साथ हम इन चारों ही वॉल्यूम को लंग में एंटर करा सकते हैं, तो ये लंग्स का मैक्सिमम जो वॉल्यूम है ये हो जाएगा टोटल लंग कैपेसिटी। नेक्स्ट अपनी हेडिंग लगी हुई है आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन। देखें, सपोज़ किसी पर्सन के साथ कोई एक्सीडेंट हो गया, जैसे कि पानी में डूबना है, ठीक है ना, या इलेक्ट्रिक शॉक लगना है, CO2 पॉइजनिंग है। इन सब एक्सीडेंट में जो पेशेंट है उसकी जो ब्रीदिंग रेट है वो पहले बंद होती है, और उसके कुछ टाइम बाद उसकी जो हार्ट रेट है, हार्ट बीट है, वो बंद होती है। इन दोनों के बीच में जो टाइम पीरियड है, ठीक है ना, मीन्स कहने का मतलब ये है कि इन दोनों के बीच में कुछ गैप होता है टाइम का, और इस गैप के अंदर अगर हम उसकी ब्रीदिंग रेट को फिर से स्टार्ट कर दें, ठीक है ना, हार्ट बीट बंद होने से पहले अगर उसकी जो रेस्पिरेटरी जो रेट है उसको हम फिर से स्टार्ट कर दें, तो उसकी लाइफ जो है उसको हम बचा सकते हैं। इसमें क्या होता है, जिस प्रोसेस के थ्रू ये हाँ किया जाता है कि उसकी ब्रीदिंग रेट को फिर से स्टार्ट करते हैं, उसी को आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन कहते हैं। और इसमें क्या होता है कि हम उसके जो ब्रीदिंग सेंटर होते हैं, रेस्पिरेटरी सेंटर, उनको फिर से रीएक्टिवेट करते हैं, ठीक है ना। वो इनएक्टिव हो जाते हैं तो उनको फिर से हम रीएक्टिवेट करते हैं, तो उसकी ब्रीदिंग रेट जो है वो फिर से स्टार्ट हो सकती है। इसके लिए डिफरेंट टाइप के मेथड्स जो है वो अवेलेबल है, लेकिन यहाँ पर हम जो मोस्ट एफिशिएंट जो मेथड है, जिसको हम माउथ टू माउथ मेथड कहते हैं, उसको यहाँ पर स्टडी करेंगे। इसके लिए क्या होता है, जो पेशेंट है उसको प्लेन सरफेस पर सीधा लेटा देते हैं, और उसके बाद अपना एक हैंड जो है उसको पेशेंट की फॉरहेड पर रखेंगे, और सेकंड वाले को उसकी नेक के नीचे रखेंगे। अब जो फॉरहेड, अब पेशेंट की जो नेक है, नेक को इस प्रकार से सीधा करेंगे कि वो एकदम खींची हुई अवस्था में रहे, और उसके बाद फॉरहेड वाले हैंड से पेशेंट की नोज़ को बंद करेंगे, और उसके बाद अपने जो माउथ है उसके अंदर टाइडल वॉल्यूम का ट्वाइस, मीन्स टाइडल वॉल्यूम की जो डबल एयर है उसको अपने माउथ में भर करके अपना जो माउथ है उसको पेशेंट के माउथ से इस प्रकार से टच करेंगे, उसके ऊपर इस प्रकार रखेंगे कि बीच में एयर स्पेस नहीं रहना चाहिए, और उसके बाद अपने जो माउथ में भरी हुई एयर है उसको पेशेंट का जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, मतलब उसके माउथ में हम उसको फूंक देंगे। ऐसा 1 मिनट में 12 to 16 टाइम करने पर हो सकता है उसके जो रेस्पिरेटरी सेंटर है वो फिर से स्टार्ट हो जाए, और उसका रेस्पिरेशन जो ब्रीदिंग रेट है वो फिर से चलने लगे। अगर ऐसा हो गया तो हम उसकी लाइफ को बचा सकते हैं। नेक्स्ट अपनी हेडिंग लगी हुई है रेस्पिरेटरी डिजीज़। देखें, फर्स्ट अस्थमा। अस्थमा जो है एक तरह की एलर्जी होती है, ठीक है ना, ये एलर्जी से होने वाली डिजीज़ होती है। और एलर्जी हमें पता है, एलर्जी के जो एजेंट होते हैं उनको हम एलर्जन कहते हैं, ठीक है ना। एलर्जी यहाँ पर पोलन से हो सकती है, डस्ट पार्टिकल, स्मोक, कोल्ड, ठीक है ना, स्मोकिंग वगैरह, इनसे एलर्जी होती है पेशेंट को। और ये जो एलर्जन होते हैं जब पेशेंट के रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में एंटर करते हैं तो उसके जो ब्रोंकाई वगैरह होते हैं, ठीक है ना, जो रेस्पिरेटरी ट्यूब्स होती है उनमें स्वेलिंग हो जाती है। इसके अलावा एक्सेसिव म्यूकस जो फॉर्मेशन होता है, बहुत ज़्यादा म्यूकस बनने लग जाता है। ऐसा होने से क्या होता है, उसको रेस्पिरेशन में मीन्स ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होती है। और मेनली जब अस्थमा का अटैक आता है उस टाइम पर पेशेंट को मेनली एक्सपायरेशन, एक्सहेलेशन में क्या होता है, ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। उस टाइम पर सीटी बजने जैसी आवाज़ आती है, ठीक है ना, या फिर घरघराहट की आवाज़ कह सकते हैं। अब यहाँ पर देखें, जो एलर्जी होती है उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता, उससे उसकी जो प्रिवेंशन है वही उसका ट्रीटमेंट होता है। फिर भी यहाँ पर अस्थमा जो है उसके लिए कुछ ड्रग्स है उनका हम यूज़ कर सकते हैं ट्रीटमेंट की फॉर्म में। एक होता है ब्रोंकोडायलेटर या फिर एंटी एलर्जिक जो ड्रग्स है इनका यूज़ किया जाता है। ब्रोंकोडायलेटर नेम से ही पता चल रहा, वर्ड में देखें, ब्रोंकस बोले तो जो अपनी ब्रोंकाई वगैरह होती है रेस्पिरेटरी ट्यूब वो, और डायलेटर बोले तो डायलेट करने वाला। जिनमें ये जो ब्रोंकाई वगैरह होती है इनमें ओवर स्ट्रेचिंग हो जाती है, बहुत ज़्यादा कॉन्टैक्ट हो जाए तो जो ब्रोंकोडायलेटर ड्रग्स होती है वो उनको वापस से रिलीज़ करने, उनको फैलाने का काम करती है। और एंटी एलर्जिक ड्रग्स होती है वो एलर्जी के जो सिम्टम्स हैं उनको कम करने का काम करती हैं। नेक्स्ट जो डिजीज़ है अपनी वो है ब्रोंकाइटिस। ये जो डिजीज़ है ये
स्मोक बॉर्न डिजीज़ होती है, मीन्स कंटिन्यूस स्मोक करने वाले जो लोग होते हैं उनमें होती है। कंटिन्यूस स्मोकिंग की वजह से उनकी जो ब्रोंकाई वगैरह होती है उनमें कफ बनता है, ठीक है ना, म्यूकस और कफ की प्रॉब्लम रहती है। इसके अलावा उनमें ब्रीदिंग में प्रॉब्लम रहती है। यहाँ पर भी स्मोकिंग से अवेयर रहकर इस डिजीज़ से बचा जा सकता है। नेक्स्ट जो डिजीज़ दी हुई है वो है एम्फाइसीमा, और ये जो एम्फाइसीमा है ये भी स्मोकिंग से होने वाली डिजीज़ है, और ये उन लोगों में होती है जो बहुत ज़्यादा लंबे समय से स्मोकिंग कर रहे होते हैं। इसमें क्या होता है कि कंटिन्यूस स्मोकिंग की वजह से एल्वेलर वॉल जो है वो ग्रेजुअली डिस्ट्रॉय होने लग जाती है। मीन्स एल्वेलाई की जो वॉल है वो धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होने लग जाती है, उसकी इलास्टिसिटी कम होने लग जाती है, क्योंकि जो स्मोकिंग की वजह से जो स्मोक है वो धुआं जो है वो लंग्स के अंदर एंटर करता है, उसके जो फाइबर है वो एल्वेलाई की वॉल पर डिपॉजिट होते जाते हैं, जिस वजह से उनकी इलास्टिसिटी कम हो जाती है। इसके इलास्टिसिटी कम होने के साथ साथ में जो गैसेस एक्सचेंज होता है एल्वेलाई की वॉल से, जो गैसेस एक्सचेंज की जो सरफेस है वो भी कम हो जाती है, ठीक है। इलास्टिसिटी कम हो गई, गैसेस एक्सचेंज का सरफेस कम हो गया। ऐसा होने से के बाद क्या होता है कि जब पेशेंट एक्सपायरेशन एक्सहेलेशन करते हैं तो एयर का वॉल्यूम जो है वो सब जितना बाहर निकलना चाहिए, रिलीज होना चाहिए, उतना वो सब नहीं हो पाता, क्योंकि इलास्टिसिटी कम है, एल्वेलाई प्रॉपरली कांटेक्ट ही नहीं हो पा रही, जिस वजह से एयर का ज़्यादा वॉल्यूम जो है वो लंग्स में बना रहता है। इसमें भी स्मोकिंग से अवेयर रह करके इससे बचा जा सकता है। ब्रोंकोडायलेटर जो ड्रग्स है उनका यूज़ यहाँ पर किया जाता है। नेक्स्ट डिजीज़ अपनी है न्यूमोनिया। न्यूमोनिया जो है इसमें इन्फेक्शन हो जाता है, एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, इसका इन्फेक्शन हो जाता है अपने लंग्स में, और इन्फेक्शन होने से एल्वेलाई जो है उसके अंदर डेड सेल्स से कुछ फ्लूइड वगैरह एल्वेलाई में पड़ जाता है, ठीक है ना, जिससे लंग्स में स्वेलिंग आ जाती है और ब्रीथिंग में प्रॉब्लम आती है। नेक्स्ट होता है लंग्स कैंसर। देखो कैंसर वर्ड जो है कैंसर क्या होता है, आपने देखा होगा कि जो सेल्स होती है अपने बॉडी की वो कंटिन्यूसली डिवाइड करती रहती है, सेल डिवीज़न होता रहता है, ठीक है ना, और सेल डिवीज़न होगी तो सेल्स का नंबर बढ़ता है। ये सेल्स का यहाँ पर नंबर बढ़ रहा है, लेकिन सेल डिवीज़न अपने बॉडी के अंदर एक कंट्रोलिंग मैनर में होता है, ठीक है ना, जितनी ज़रूरत है उतनी ही डिवीज़न होता है। जब ज़रूरत नहीं है सेल डिवीज़न की तो सेल जो है वो क्या करती है, डिवीज़न को स्टॉप कर देती है। जैसे ये इतनी स्पेस है अपने पास, यहाँ पर ये सेल्स है, बाकी स्पेस खाली है, तो यहाँ पर सेल डिवीज़न होगा और सेल डिवाइड करके सेल्स का नंबर बढ़ेगा, जिस वजह से ये जो स्पेस है इसको फिल्ड कर दिया जाएगा। जब स्पेस फिल हो जाएगा मीन्स जब सेल्स एक दूसरे को टच करने लग जाएगी तब वो क्या करती है, जो सेल डिवीज़न है उसको इनहिबिट करती है, मीन्स डिवीज़न को स्टॉप कर देती है। सेल का जो नॉर्मल सेल होती है उनकी जो ये प्रॉपर्टी होती है इसको कहा जाता है कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। मीन्स जब सेल एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आने लगती है तब वो सेल डिवीज़न को इनहिबिट मीन्स स्टॉप कर देती है, इसको कहते हैं कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। लेकिन कुछ जो फैक्टर्स होते हैं, कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो सेल्स का जो ये प्रॉपर्टी है उसको ख़त्म कर देते हैं। जैसे टोबैको में जो मौजूद होता है निकोटीन, ये एक कार्सिनोजन उनको कहते हैं, जो कैंसर कॉजिंग एजेंट होते हैं उनको कार्सिनोजन कहते हैं। तो ये निकोटीन है, ये भी कार्सिनोजन है। ये क्या करता है, अपने लंग्स की जो सेल्स हैं उनमें ये जो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की जो प्रॉपर्टी है उसको ख़त्म कर देता है, और कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी ख़त्म हो गई मीन्स अब सेल जो है वो कंटिन्यूसली अनकंट्रोल्ड मैनर में क्या होती है, डिवीज़न करती रहती है, और ऐसा होने से सेल्स का ग्रुप जो है वो बनता रहेगा, मीन्स ट्यूमर बन जाती है, वहाँ पर गांठ बन जाती है, और गांठ को ही हम क्या कहते हैं, कैंसर कहते हैं। नेक्स्ट देखें डिजीज़ अपने दी हुई है सिलिकोसिस एंड एस्बेस्टोसिस। ये उन लोगों में होती है जो कि सिलिका और एस्बेस्टोस की जो माइंस होती हैं, जो फैक्ट्रीज होती है बड़ी बड़ी, उनमें वर्क करने वाले जो वर्कर होते हैं उनमें होती है। वहाँ पर जो लगातार काम करने की वजह से क्या होता है, सिलिका और एस्बेस्टोस के पार्टिकल जो है वो ब्रीदिंग के साथ में अपने जो लंग्स हैं उनमें एंटर कर जाते हैं, और वो धीरे धीरे लंग्स के अंदर डिपॉजिट होते जाते हैं, ठीक है ना। इनके फाइबर्स जो है, फाइब्रस टिश्यू जो है वो लंग और एल्वेलाई में डिपॉजिट हो जाता है, जिस वजह से वहाँ पर स्वेलिंग हो जाती है, और धीरे धीरे क्या होता है, यहाँ पर जो लंग्स की जो कैपेसिटी है वो कम होने लग जाती है, और ब्रीदिंग जो उसमें प्रॉब्लम होती है। ये जो डिजीज़ है इनका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, ठीक है ना।
मतलब इनसे बचाव ही उपाय हैं। नेक्स्ट यहाँ पर एक नोट लिखा हुआ कि जो एडल्ट ह्यूमन होता है, हेल्दी एडल्ट ह्यूमन, उसकी जो ब्रीदिंग रेट होती है वो 12 to 60 टाइम्स पर मिनट होती है। तो ये अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, वो कंप्लीट हो गया। थैंक यू।